हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। यानी इसमें हमको ये पढ़ना है कि एजुकेशन और सोशलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनका आपस में क्या लिंक है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हमको ये भी पढ़ना है कि कल्चर और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो उनमें से मिस किया है तो उसको वो सारे वीडियोस मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहां पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अभी यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। उस पेपर 1 के भी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का एक लिस्ट है। और उन सारे यूनिट्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक यूनिट्स की PDF फाइल मिलेगी, और उसके अलावा वहाँ पे हर वीडियो की लिंक भी मिलती है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन और सोशलाइजेशन। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिससे सोशलाइजेशन हो जाती है। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिए। ये सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज के तौर पर फिर थोड़ा सा बताता हूँ कि सोशलाइजेशन का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी भी सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे वो रहता है, वहाँ का कल्चर को अंडरस्टैंड कर, वहाँ के वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है, वहाँ के बिहेवियर, एटीट्यूड, यानी हर एक चीज़ जो वो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ होती है, उसको वो देखता है, अंडरस्टैंड करता है और अडॉप्ट कर लेता है, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। तो अगर आप इस बात पर गौर करेंगे कि किसी पर्सन के अंदर जहाँ पे वो रहता है, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ का एटीट्यूड, वहाँ के सारे तौर तरीके उस पर्सन के अंदर डाले जाते हैं, उस पर्सन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, ये सारा उस पर्सन के अंदर आता है, वो सीख लेता है सिर्फ एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। यही एजुकेशन उसको पहले फैमिली में प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद यही एजुकेशन उसको स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। यानी जहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे उसको एजुकेशन के ज़रिए डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, कल्चर्स की नॉलेज, लैंग्वेजेस, हर एक चीज़ वो सीखता है इसी एजुकेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन शॉर्ट कि एजुकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सोशलाइजेशन हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कि एक सोशल प्रोसेस है। इसी एजुकेशन के ज़रिए किसी पर्सन के अंदर आप नॉलेज भी प्रोवाइड करते हो, डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करते हो, वैल्यूज़, बिहेवियरल पैटर्न, हर एक चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो। जनरेशन टू जनरेशन आप ये ट्रांसफ़र करते हो। ओल्ड जनरेशन यंगर जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और तो जब ये ट्रांसफ़र कल्चर्स हो जाते हैं, लैंग्वेज, वैल्यूज़ हो जाते हैं, और उसी के ज़रिए कल्चर को एक तो प्रिजर्व किया जाता है, और दूसरा इसको कंटिन्यूटी भी रहती है। यानी किसी भी कल्चर में ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो कल्चर प्रिजर्व भी होना चाहिए, और कंटिन्यूटी, जो कल्चर जिसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं वही कल्चर ज़िंदा रहता है। अगर किसी कल्चर में ये प्रिजर्वेशन और कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वो कल्चर डेड हो जाता है। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है किसी भी कल्चर के लिए। तो ये कहाँ से आती है, किसकी वजह से आती है, एजुकेशन के ज़रिए। एजुकेशन के ज़रिए ही आप इसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कैसे होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्रिजर्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है और इतना समझना है कि एजुकेशन ही एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सोशलाइजेशन करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, एजुकेशन एंड कल्चर। यानी एजुकेशन और कल्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपस में इनका क्या ताल्लुक है, इसका भी अंडरस्टैंड यहाँ पर कर दीजिए।
تو यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको नटशल में ये बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एजुकेशन और कल्चर जो है, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे है कि हम चिल्ड्रन को, इंडिविजुअल को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जैसा कि कल्चर होता है। यानी जिस एरिया में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में जो भी कल्चर होता है, वहाँ पर उसी टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि जिस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है किसी भी एरिया में, वहाँ पे उसी उसी टाइप का कल्चर भी डेवलप हो जाता है। तो इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई स्टेट या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे रिलीजियस टाइप का कल्चर है, चाहे वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन रिलीजियस टाइप के लोग होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने बच्चों को किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और करना चाहेंगे, वो उसी रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन देना चाहते हैं और देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर ही वैसा है। अगर कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ के लोग सेकुलर टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर वो चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे कि वो अपने बच्चों को वैसे ही वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही एटीट्यूड्स प्रोवाइड करेंगे जो कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है। और इसी के बरक्स अगर हम ये कहेंगे कि जहाँ पर जिस एरिया में रिलीजियस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिलीजियस टाइप का एटीट्यूड, रिलीजियस टाइप का कल्चर डेवलप हो जाएगा। तो इन दो का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जिस टाइप की एजुकेशन होती है उसी टाइप का कल्चर डेवलप हो जाता है, उसी टाइप की वैल्यूज़, एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं। और जिस टाइप के वैल्यूज़, कल्चर होता है, उसी टाइप की एजुकेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये आपको मेन चीज़ इसमें याद रखना है, और यही इस एजुकेशन और कल्चर का मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी आप इसको यहाँ पर अच्छे से रीड भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। यानी कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन में, ये हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। द एम्स एंड आइडियल्स, ये भी जो मैंने आपको नॉट्सल में कहा वही इन पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है कि जिस टाइप का कल्चर होता है उसी टाइप की एम्स और आइडियल्स भी एजुकेशन में होते हैं। क्योंकि एम्स और आइडियल्स ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं कि आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में किस तरह के वैल्यूज़ होते हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की सोसाइटी है, उसी टाइप की एम्स ऑफ एजुकेशन भी होती है और उसी टाइप के आइडियल्स ऑफ एजुकेशन भी होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह की आपकी सोसाइटी है, जिस तरह की आपके सोसाइटी में वैल्यूज़ हैं, जिस तरह की आपकी सोसाइटी का कल्चर है, उसी टाइप का वो करिकुलम भी बना लेंगे, क्योंकि उनका एम भी वही होता है। जिस टाइप की वो सोसाइटी होती है तो वो उसी टाइप का करिकुलम बनाने की कोशिश करेंगे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी वैसा ही करिकुलम आ जाए, वैसे ही नॉलेज आए, और वैसे ही आइडियाज़ उनके अंदर पैदा हो जाएं, और वैसे ही वो सिटीज़न सोसाइटी के बने। इसलिए वो उसी टाइप का करिकुलम प्रेफर करते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी डिपेंड करते हैं कि आपका कल्चर कैसा है। जिस टाइप का आपका कल्चर होता है उसी टाइप के मेथड्स आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही है कि ट्रेडिशनल ज़माने में टीचर सेंटर्ड मेथड था, क्योंकि उस टाइम कल्चर ही वैसा था। अब जो मॉडर्न एज आया है, मॉडर्न टाइम है, वो आज प्रेफर किया जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, क्योंकि आजकल कल्चर ही ऐसा है, आजकल सोसाइटी ही यही है कि वो चाहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो। इसी तरह इसलिए हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट यही मेथड प्रेफर भी कर देता है। तो जिस तरह से सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी की कल्चर्स चेंज होते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, उसी तरह उसी के साथ साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन भी, यानी एक ज़माने में एक तरह का कल्चर था, तो उस टाइम उसी टाइप का डिसिप्लिन था। अब जब कल्चर चेंज हो जाता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, तो डिसिप्लिन में भी चेंजेस आ जाती हैं। तो ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
टेक्स्ट बुक्स सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक्स टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो जाती है, सोसाइटी के वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, सोसाइटी में कल्चर्स में चेंजेस आ जाती हैं, लैंग्वेज में चेंजेस आ जाती हैं, इसीलिए टेक्स्ट बुक्स भी चेंज करने पड़ते हैं। टीचर, ये भी सिंपल सी बात है कि टीचर्स भी उसी सोसाइटी के होते हैं। जब सोसाइटी में चेंजेस आती हैं, सोसाइटी के कल्चर में चेंजेस आ जाते हैं, तो टीचर्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। टीचर भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ाता है, उसी अकॉर्डिंगली काम करता है जिस तरह की सोसाइटी की डिमांड होती है या जो सोसाइटी चाहती है। उसके बाद स्कूल भी उसी टाइप का होता है जिस टाइप सोसाइटी होती है। स्कूल को कहा जाता है कि माई नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी का एक छोटा सा अक्स होता है स्कूल, यानी जो सोसाइटी में होता है वही स्कूल में भी होता है। स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाती है एक इंडिविजुअल को, और उसके बाद ही वो सोसाइटी में अपनी लाइफ गुजारता है और वही एक्टिविटीज़ वो सोसाइटी में फिर अदा करता है जो वो स्कूल में सीख लेता है। तो इसीलिए स्कूल में भी वैसी ही एक्टिविटीज़ उसको प्रोवाइड की जाती है जो सोसाइटी में डिमांड की जाती है। जिस टाइप की सोसाइटी होती है, जिस टाइप का सोसाइटी में कल्चर होता है, उसी टाइप की एक्टिविटीज़ स्कूल में भी कराई जाती हैं, क्योंकि स्कूल भी एक हिस्सा होता है उसी सोसाइटी का। तो जो वो स्कूल में सीखता है वही बाद में वो सोसाइटी में अदा कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसका ये है कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। ये भी जो हम पढ़ रहे थे कि कल्चर का इम्पैक्ट एजुकेशन पर कैसा था, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हमें ये डिस्कस करना है एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या है कल्चर पर। ये भी मैंने आपको पहले ही नोट्स में बताया था कि जिस तरह की एजुकेशन होती है उसी टाइप का कल्चर वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन का काम सबसे अहम यह है कि एजुकेशन ही कल्चर को प्रिजर्व करता है, जो कि पहले ही मैंने यही बात आपसे की कि कल्चर को प्रिजर्व किसके ज़रिए किया जाता है? एजुकेशन के ज़रिए। क्योंकि जब आप जनरेशन टू जनरेशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, उसी उसी के ज़रिए आप उनको कल्चर ट्रांसमिट करते हो, लैंग्वेज ट्रांसमिट करते हो, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स जनरेशन टू जनरेशन अब ट्रांसमिट करते हो। तो इसी वजह से ये कल्चर भी प्रिजर्व हो जाता है, महफूज रहता है। दूसरा काम क्या है एजुकेशन का? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। यानी आप जब ट्रांसमिट करते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, जब आप ट्रांसमिट करते हो, उसी वजह से एक तो वो प्रिजर्व हो जाता है और दूसरा वो कल्चर ज़िंदा भी रहता है। क्योंकि अगर ट्रांसमिट वो नहीं होगा तो जब जनरेशन ख़त्म होगी तो कल्चर भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। लेकिन जब आप इसको ट्रांसमिट करते हो, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो जब वो जनरेशन एक ख़त्म हो जाती है कल्चर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो गया होता है। उसके बाद जो एक और पॉइंट इसका ये है एजुकेशन का कि एजुकेशन क्या काम करता है? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। एजुकेशन का अहम रोल ये भी है कि वो कल्चर को डेवलप करता है। डेवलप भी मैंने आपको पहले ही कहा कि डेवलप का मतलब है कि कल्चर में कुछ चेंजेस आनी ज़रूरी है। अगर कल्चर में चेंजेस नहीं आएगी तो वो ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। सोसाइटी में टाइम बदलने के साथ साथ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चेंजेस होना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से कल्चर ज़िंदा रहता है। तो उसी को डेवलपमेंट कहते हैं, यानी जो वक्त के साथ साथ अपने अंदर चेंजेस अडॉप्ट कर लेता है और वक्त के साथ साथ खुद को बदलता है, उसी को हम कहते हैं कि उसके अंदर डेवलपमेंट आ गई। इसी तरह से कल्चर में भी ये ज़रूरी है कि उसमें भी कुछ ज़रूरी चेंजेस आ जाएं ताकि वो वक्त बदलने के साथ साथ चेंज होता जाए। तो अहम पॉइंट इसका एक और यह है कि कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। कल्चर को कहा जाता है कि इज़ द ब्लड लाइफ ऑफ सोसाइटी। कल्चर को क्या कहा जाता है? ब्लड लाइफ ऑफ सोसाइटी। विदाउट कल्चर ए सोसाइटी इज़ बाउंड टू डिके। सिंपल सी बात है कि कल्चर के बगैर कोई भी सोसाइटी ज़िंदा नहीं रह सकती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब ये कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? कंटिन्यूटी का मतलब यही है इस कल्चर को ज़िंदा रखना है। ज़िंदा कैसे रखेंगे कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आप करेंगे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप करेंगे, जिसकी वजह से ये कल्चर ज़िंदा रहता है और कंटिन्यूटी इसमें आ जाती है।
اس میں بریک نہیں ہونا چاہیے، یہ کلچر کنٹینیو ہونا چاہیے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کلچر میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، یعنی ایجوکیشن کے ذریعے ہی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہو جاتی ہے۔ ریموونگ کلچرل لیگ، یہ پوائنٹ یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن کے ذریعے کلچرل لیگ کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کلچرل لیگ کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلچر دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں میٹیریل کلچر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نان میٹیریل کلچر۔ میٹیریل کلچر مطلب جس میں ٹیکنالوجیز آتی ہیں، اور نان میٹیریل کلچر جس میں ویلیوز اور ایٹیچیوڈز آتے ہیں۔ تو کلچرل لیگ کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میٹیریل کلچر یعنی ٹیکنالوجی جس میں آتا ہے، نئے نئے انسٹرومنٹ ایجاد ہو جاتے ہیں، نئے نئے چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں، یہ ایک کلچر ہے۔ دوسرا کلچر کی ویلیوز، انسان کے اندر ویلیوز ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈز، بیہیویئر، وہ الگ طرح کا کلچر ہوتا ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی یعنی میٹیریل کلچر اور نان میٹیریل کلچر کے بیچ میں گیپ آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل لیگ۔ یعنی یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں سب سے فاسٹ جو گروتھ کرتا ہے وہ میٹیریل کلچر ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ تیزی سے کون بڑھتا ہے؟ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ترقی کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ دن بہ دن نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن انسان کے جو ویلیوز، ایٹیٹیوڈز، اس کا بیہیویئر جو ہوتا ہے، اس کو بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ وہ اتنا فاسٹ چینج نہیں ہوتا ہے جتنا سوسائٹی میں نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب ایک سائڈ میں بہت زیادہ فاسٹ گروتھ ہو جاتا ہے اور دوسرے سائڈ میں سلو گروتھ ہو جاتا ہے، تو ان کے بیچ میں ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم کلچرل لیگ۔ لیکن اس کلچرل لیگ کو ختم کرنا ہے، تبھی وہ سوسائٹی اچھے سے گروتھ کرتی ہے، اچھے سے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اچھے سے وہ چلتی ہے، جب اس کے اندر یہ کلچرل لیگ کم ہوگا۔ اب اس کلچرل لیگ کو کیسے ہم کم کریں گے؟ ایجوکیشن کے ذریعے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوگی، کوئی بھی نئی نئی ایجادات جو ہوتی ہیں، ان کو آپ لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے، ان کا بیہیویئر آپ کیسے چینج کریں گے، ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو ایجوکیشن یہاں پر ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کلچرل لیگ کو ختم کرنے میں، کیونکہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو اویئر کرتے ہو، ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھاتے ہو، ان کو نئی نئی انسٹرومنٹ کے بارے میں بتاتے ہو، اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ان کے جو ویلیوز، ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اس ایجوکیشن کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر فاسٹ گروتھ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کلچرل لیگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ اٹیننگ یونٹی، یعنی یونٹی جو سوسائٹی میں ڈائیورس ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے بیہیویئر، الگ الگ طرح کا کلچر جو ہوتا ہے، اس میں یونٹی کیسے آ جاتی ہے؟ ایجوکیشن کے ذریعے آپ اس میں یونٹی لاتے ہو۔ جب آپ ڈفرینٹ کے بارے میں جانتے ہو، ڈفرینٹ ویلیوز، ایٹیٹیوڈز کے بارے میں پڑھتے ہو، ڈفرینٹ پرسنس کے بارے میں پڑھتے ہو، تو اس کے وجہ سے اس سوسائٹی میں یونٹی لاتے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایجوکیشن کا کام کیا ہے؟ کریکشن آف کلچرل ایلز، یعنی کلچر میں بہت سارے ایلز ہوتے ہیں۔ ایلز کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں کچھ کلچر یا کچھ چیزیں، کچھ ویلیوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کلچرل ایلز۔ ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی سوسائٹی میں کچھ برے خیالات ہوتے ہیں، بری چیزیں ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ جو بھی برائیاں سوسائٹی میں ہوتی ہیں، ان شارٹ آپ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں کلچرل ایلز۔ ان برائیوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ اس سوسائٹی کو ان برے چیزوں سے پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ ایجوکیشن کے ذریعے۔ ایجوکیشن کے ذریعے ہی آپ لوگوں کو اویئر کرتے ہو، ان کو یہ بتاتے ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس چیز سے سوسائٹی میں فائدہ ہو سکتا ہے اور کس چیز سے ان میں نقصان ہو سکتا ہے، کیا چیزیں اپنانے سے سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ایجوکیشن کے ذریعے ان کو پرووائڈ کرتے ہو۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے ہی کریکٹنیس آتی ہے کلچرل ایلز میں۔ تو اس کے بعد
جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کلچر. کلچر کیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے پڑھنا ہے. کانسیپٹ آف کلچر کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. تھینک یو.